जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद गाइस। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रूल्स की बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पेन और पेपर लेकर बैठना है और जो भी चीज मैं बताते जा रहा हूं उस चीज को आपको नोट डाउन करना है रफ में। फिर उसके बाद प्रॉपर जो नोट्स होंगे वो आपके कब बनेंगे, जैसे ही हम एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप ध्यान से टॉपिक को सुनिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि टॉपिक में क्या चीज काम की है, क्या चीज काम की नहीं है। और अभी आगे बढ़ने से पहले मैं पहली चीज तो यार बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स जो है वो कल के लेक्चर में भी किए हैं, आंसर्स वगैरह। तो आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स पे डालते जाया करो। और एक स्टूडेंट है जिनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है कमेंट पे, ये जादाउन स्टूडियो करके है कुछ, ये यूजर नेम इनका। तो इनका ये क्वेश्चन था कि सर ये लोकसभा में 543 मेंबर सीट्स है, उनमें से कैबिनेट मिनिस्टर ही क्या, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है वो अगर कोई बिल प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या प्राइवेट मेंबर बिल होता है? तो यार देखो, आप कंफ्यूज हो गए हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स में। तो यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, उनके अलावा अगर कोई बिल जो है वो प्रस्तुत करे, उनके अलावा कोई और एमपी अगर बिल प्रस्तुत करे तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। समझ में आई? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द इंपॉर्टेंट की जो आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने मिलकर जो है वो सरकार बनाई है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर दोज मिनिस्टर्स जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, राइट? जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई। आर यू गेटिंग इट? तो ये चीज है। और फिर किसी और का कोई डाउट था क्या? एक स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया सजेशन जो है वो दिया है, इजी हैप करके उनका यूजर नेम है। तो कि हर 15 दिन में पापा वीडियो बनाकर अपलोड किया करें। तो ये मैं सजेशन जो है वो डाल देता हूँ हमारे उसमें कंपनी की सजेशन लिस्ट में। तो अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास। बाकी एक और स्टूडेंट है जिन्होंने यूपीपीसीएस के फॉर्म की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ डाउट्स जो है वो लिखे हैं। तो देखो यार, आपको हमारे ऑफिशियल नंबर के बारे में ऑलरेडी जानकारी है, नहीं है तो देखो ये लिखा है हमारा ऑफिशियल नंबर। इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो ले लिया करें आप, है ना? चलो एनीवेज, अब बिना समय वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखो ये टॉपिक क्वाड का है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट पिछले 15 दिन से, तो आपको पता है, मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स लगातार बार बार रिपीट होंगे। तो आपको इससे रिलेटेड ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता दो कॉर्ड जो ग्रुप है उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं और उसका क्या काम है। सिर्फ 2 लाइन में ये चीज अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लिखकर बताओ। तो आइए हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कॉर्ड के स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस के बारे में, जिसके बारे में आप में से काफी सारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है। जिनको नहीं पता आज पता लग जाएगा। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार बार बार न्यूज में भी आता है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपनी 20th एनिवर्सरी के मौके पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, अ फ्री, ओपन एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक। इसका मतलब क्वाड का फोकस है रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉपरेशन पर। तो ये तो उसका मेन गोल है ही, ये आप जानते हैं। इसमें कोई नई बड़ी बात जो है वो है नहीं कि अरे बाप रे ये क्या बोल दिया, है ना? तो भारत क्वाड के अगले समिट को 2025 में होस्ट करेगा। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
और अपनी लीडरशिप को जो है वो दिखाएगा इंडिया। अब सुनो, इसके बैकग्राउंड को सिर्फ सुन लो, कई बार न्यूज में आता रहता है, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो क्वाड की शुरुआत 2004 की सुनामी रिलीफ से हुई थी। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस किए थे 2004 में। फिर 2007 में इस ग्रुप का फॉर्मलाइजेशन हुआ, और तब से ये रीजनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर काम कर रहा है। अब हमें क्या चीज देखने को मिली कि 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन 2017 में वापस ज्वाइन किया। तब से क्वाड का रिवाइवल हो रहा है और मिलिट्री टाइज स्ट्रांग बने हैं। अब इनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि क्वाड का फोकस है इलीगल फिशिंग और मैरीटाइम एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। इनिशिएटिव्स हैं इनके जैसे कि आईपीएमडीए और मैत्री मैरीटाइम सिक्योरिटी को इनहेंस करते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी सिक्योर 5G इकोसिस्टम के लिए ओपन रैन, और हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर के लिए बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है ना। अब ये चीज क्या लिखने कुछ है, इसमें कुछ चीजें लिखने वाली हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ सुनो, है ना, इनके इनिशिएटिव लिख लेना। फिर कॉर्ड के प्रोजेक्ट जैसे इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क और पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, ये डिजास्टर रिस्पॉन्स और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए गए हैं, है ना। फिर ये एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं, ये एडवांसिंग इनोवेशन फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, एआई एंगेज जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के पर्सपेक्टिव से है, हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से हम लोग को देखने को मिलते हैं। और भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। स्टेम फील्ड को बढ़ाने पर ये फोकस कर रहे हैं, और स्टेम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अब सुनो, कुछ बेसिकली यहां पर हम लोग को चैलेंजेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। किस प्रकार के चैलेंजेस हैं और क्रिटिसिज्म क्या है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो क्वाड के पास एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट इशू, जो डिसीजन मेकिंग को टफ बनाता है। इवन एक्सटर्नल पावर्स की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के कारण इंडो पैसिफिक में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखो यार, जो प्रॉब्लम होती है वही इसका सोल्यूशन होता है। पहली चीज तो फॉर्मल डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म की जरूरत है, जैसे सेक्रेटेरिएट की जरूरत है। आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि यहां पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ना बने, एक कोलैबोरेशन के साथ काम हो। और एक क्वाड प्लस मॉडल बनाना चाहिए, जिसमें साउथ कोरिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज भी शामिल हों। और क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रेजिलियंस और हेल्थ केयर जैसे एरियाज पर भी इसका फोकस रहता है। तो ये क्वाड का स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस था, एक टॉपिक था। बट देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड जो बनाई गई है वो बेसिकली उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि चाइना को काउंटर करना है ना। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दैट, कि चाइना को काउंटर करना है। बट कॉर्ड कभी भी ओपनली ये कभी नहीं बोल सकता कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो इंटरनेशनल फ्रंट पे अच्छा नहीं होता है। तो ये आपको कॉर्ड की बेसिकली मेन स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, जो कॉर्ड लिखता नहीं है बट एक्चुअल उसके आप कह सकते हो कि बिहेवियर में देखने को मिलता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि 20वीं एनिवर्सरी जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की हमें देखने को मिली, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने काफी अच्छी बातें जो है वो कही है। आपको ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि 2025 में इंडिया जो है वो अगली कॉर्ड समिट जो है वो होस्ट करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके अलावा कॉर्ड जो है वो कब बनी थी, 2004 में, किस समय, जब सुनामी आई थी, है ना। तो उस समय 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो है वो प्रयास किए, है ना। फिर उसके बाद इसने अपना फॉर्मल रूप लिया 2007 में। बट 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने जो है उसको छोड़ दिया था जियो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण। बट दोबारा से जो है वो 2017 में ज्वाइन किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना से बहुत त्रस्त आ चुका था। फिर उसने ज्वाइन किया, तब से ये चारों मिलकर जो है वो इस क्षेत्र में रीजनल सिक्योरिटी पर जो है वो काम कर रहे हैं। इनके इनिशिएटिव्स आपको ध्यान में रखने, सिर्फ कीवर्ड लिख लेना, आईपीएमडीए, ये पूरा इसका फुल फॉर्म लिखेंगे आप। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, नाम से ही समझ में आ रहा है। समुद्री क्षेत्र जो है उसकी अवेयरनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप करने की, एक दूसरे के साथ वो इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। इलीगल फिशिंग, ब्रैकेट में लिख लोगे, इलीगल फिशिंग को रहिए मॉनिटर करेंगे, और मैरीटाइम एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे, यानी कि समुद्री क्षेत्र में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, सिंपल एज दैट, है ना। इंडिया का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा ये आईपीएमडी है, वो लिखने की जरूरत नहीं है।
फिर दूसरा मैत्री इनिशिएटिव, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इसका ऑब्जेक्टिव ये है सिक्योरिटी को जो है वो बूस्ट करना, आपस में ये लोग वेरियस एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करते हैं, है ना, नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज, कि जिससे कि अगर कोई पायरेट का इशू आता है, मतलब यानी कि समुद्री लुटेरे का इशू है या कोई भी इलीगल स्मगलिंग हो रही है, राइट, तो उसको रोकें, काउंटर करें। टेक्नोलॉजी में ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है वो लिख लो, ओपन रैन। ये 5G इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए ब्रैकेट में लिख लेना, 5G इकोसिस्टम। फिर एक बायो एक्सप्लोरर इनिशिएटिव इनका हम लोग को देखने को मिल रहा है, ब्रैकेट में जो है वो लिख देना। बायो एक्सप्लोर नाम से हमारा बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एरिया में, ये लिखना है, ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा हूं अब ये नोट्स बनाने हैं। फिर इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क और क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, ये बेसिकली डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए हम लोग को देखने को रहा है ऐसे प्रोग्राम्स। अब ये लिख लोगे आप, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर, AI एंगेज, नाम से इनमें नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए ये AI बेस्ड प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर क्वाड कैंसर मून शॉट, ये लिख लो आप, ब्रैकेट में सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने से रिलेटेड ये हमें देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग को स्टेम फील्ड्स देखने को मिल रही हैं, स्टेम फील्ड पे ये बेसिकली काम जो है वो करेंगे, राइट। फिर काउंटर टेररिज्म पर इनका फोकस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। जस्ट सेकंड गाइस। अरे रीडिंग लेने वाले भैया आए थे, वो एक्चुअली क्या अपने घर पर वो है, दौलत है, आप में से शायद काफी सारे लोगों को पता होगा, अपना एक क्यूट सा ट्रेंडिंग लैब्राडोर तो बस वही अब भौंकने भौंकने लगता है ना यार, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए फिर मैंने उनको अलाउ किया कि मैंने कहा आ जाओ अंदर। वैसे हालांकि ये करता वर्ता कुछ है नहीं, इसको तो जो भी अननोन व्यक्ति को देखता ही है उसके साथ बस उसको खेलना है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, काउंटर टेररिज्म। तो काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप इन्होंने जो है वो तैयार किया है ना, कि जिससे भी जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड मामले हैं, इसमें आप ये चीज मेंशन कर सकते हो, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, CBRN, जो भी वेपन्स हैं, तो उस पर फोकस करता है ये, रोकने के ऊपर, साइबर मिसयूज ना हो उस पर काम करता है, ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है इनका। ठीक है। अब इंडिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो यार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ ये अलाइंड है ना। फिर इसके अलावा इंडिया के इनिशिएटिव है, जैसे कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन हमें बनाना है, दूसरी बात कि हमें ग्लोबल सप्लाई चेन पर फोकस करना है, चाइना को काउंटर करना है, तो उस परस्पेक्टिव से इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट चैलेंजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, चैलेंजेस में आप लिख लो कि इसके अंदर कोई भी फॉर्मल डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म या सेक्रेटेरिएट नहीं है जहां पर डिसीजन लिए जा सके, इसलिए कई बार इसके डिसीजन जो है वो डिले हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात, अब इस क्षेत्र में जो है वो रीजनल पावर्स भी ग्रो कर रही हैं, है ना, तो इसके अंदर आप ये मेंशन कर सकते हो ग्रोइंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बस इतना, कि इस क्षेत्र में जो है वो रीजनल पावर्स ग्रो कर रही हैं, जैसे कि आसियान हुई, UK US हुई, है ना, तो वो बेसिकली इसको वीक कर रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, सेक्रेटेरिएट नहीं है तो सेक्रेटेरिएट लेकर आओ, है ना, रीजनल पावर्स के साथ जो है वो आप कोलैबोरेट कर लो, इसको एक्सपेंड करो, कॉर्ड प्लस जो है वो बनाओ, और दूसरी कंट्री जिनके सेम गोल्स हैं, आप इसके अंदर कॉर्ड का सेम गोल मतलब चाइना को काउंटर करना है, ठीक है, ये चीज बैकग्राउंड में रखना, ये लिखना नहीं है, ये लिखने वाली चीज नहीं है, बट अगर हाँ इंटरव्यू में डिस्कशन के लिए आ जाती है तो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूं पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, टॉपिक लगभग मतलब 2-1 महीने में एक बार देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि ये मलेरिया एलिमिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है। ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, आपके GS पेपर 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मलेरिया को कैसे, मतलब इंडिया ने हराया है, क्या स्ट्रेटेजीज इंडिया ने बनाई है, राइट। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 ने इंडिया की तारीफ की है फॉर इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन मलेरिया रिडक्शन, यानी कि मलेरिया को कम करने के लिए हमारी तारीफ हुई है। इंडिया ने हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट ग्रुप से एग्जिट कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मत लिखो मैं बाद में लिखवा दूंगा, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और अब हमारा एम है मलेरिया फ्री इंडिया बाय 2030 और जीरो इंडिजीनियस केसेस बाय 2027।
कि 2030 तक हम मलेरिया फ्री इंडिया बना देंगे, और 2027 तक यानी कि 3 साल पहले इंडिया के अंदर एक केस नहीं होना चाहिए मलेरिया का। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की आवश्यकता है। इंडिया में लगभग 7.5 करोड़ मलेरिया के केसेस और 8 लाख डेथ होती हैं। यानी ये एक बड़ी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस थी। लेकिन देखिए, दशकों के प्रयास के बाद हमने केसेस में 97% और डेथ्स में 80% रिडक्शन अचीव किया। 2015 में 11 लाख से ज्यादा केसेस थे, जो 2023 में सिर्फ 2.27 लाख रह गए। डेथ भी 384 से सिर्फ 83 हो गई है। तो ये कितना मतलब इंस्पायरिंग है कि इंडिया ने कितना अच्छा जो है वो काम जो है वो किया है। आप देखिए, ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है, और ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होती है, जो अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी इसमें एमपीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, सब सब स्टेट पीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड। पूरे दुनिया भर में अफ्रीका सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, जहां पर 94% केसेस और 95% डेथ्स रिकॉर्ड की गई है। लेकिन मलेरिया वैक्सीन्स जैसे RTS-S और R21, इसने काफी प्रोग्रेस की है, स्पेशली एंडेमिक रीजन्स में। अब इंडिया की अगर हम बात करें, थोड़े से इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में ध्यान सुनना। इंडिया के हाई बर्डन स्टेट्स हैं जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अब मीडियम बर्डन कैटेगरी में आ गए हैं। मिजोरम और त्रिपुरा भी हाई बर्डन में है, लेकिन अंडमान मध्य प्रदेश जैसे राज्य लो बर्डन स्टेटस में शिफ्ट हो चुके हैं। एक और प्राउड मोमेंट यह है कि लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में जीरो इंडिजीनियस केसेस देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत प्रोग्रेस हुई है। 2023 तक 122 डिस्ट्रिक्ट ने जीरो मलेरिया केस रिपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं हम इस टारगेट को जो है वो अचीव कर ही लेंगे, जिसकी तालियां भी जो है वो बजा दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब सुनो, ये सक्सेस पॉसिबल हुई है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अगर सरकार के प्रयास नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। पहला, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। 2016 से लेकर 2030 तक का एक प्रॉपर रोड मैप बनाया गया, प्रॉपर प्लानिंग बनाई गई कि कैसे मलेरिया को खत्म करना है। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, वीडियो को पॉज करो, लिखो ट्यूबरकुलोसिस को खत्म कब करना है, उसका टारगेट क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। और क्या वो टारगेट अचीव हो पाएगा? तो मैं एक हिंट दे दूं, काफी सारी रिपोर्ट्स ने कह दिया है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। बताओ क्या टारगेट था टीबी को खत्म करने का? तो हमने देखा एनएफएमई। दूसरा है टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड ट्रैकिंग। एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम ट्रैकिंग यहां पर होना शुरू हो गई। नेक्स्ट, वेक्टर मैनेजमेंट। इंडोर रेसिड्यूअल स्प्रेइंग और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स ने मॉस्किटो पॉपुलेशंस कंट्रोल किए। देखा होगा ना, आज भी आपके घर के बाहर कभी कभी वो धुएं वाली गाड़ी निकलती है। हर क्षेत्र में चल रही है ये धुएं वाली गाड़ी, मलेरिया को खत्म करने के लिए, वेक्टर मैनेजमेंट के लिए। फिर आयुष्मान भारत, मलेरिया प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को इसने एक्सेसिबल बनाया कि जिससे कि लोग टेंशन ना लें। और भी कुछ इनिशिएटिव मैं बता दूंगा उसके बारे में। बट सुनो, अभी तो आपको सिर्फ समझना है कि देखो सरकार की ये सब प्रयास है, मेंस में लिखने के लिए ये प्रयास है जिसके तहत सरकार ने अचीवमेंट हासिल कर दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मलेरिया रिपोर्ट 2024 तक, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में ये इंडिया की तारीफ हो गई है। बट मिजोरम, त्रिपुरा में हाई बर्डन के केसेस हैं, ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। हमें प्रॉपर निगरानी रखनी होगी, प्रॉपर काम करना पड़ेगा, और इनिशिएटिव को जो है वो उन क्षेत्रों में जो है वो इंप्लीमेंट करना जरूरी है स्ट्रिक्टली। और टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी के एंगेजमेंट के जरिए हम अपने 2030 के गोल को आराम से अचीव कर लेंगे। तो गाइज, इंडिया का मलेरिया एलिमिनेशन जर्नी एक केस स्टडी है रेजिलियंस,
डेडिकेशन और पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज की। मलेरिया एलिमिनेशन सिर्फ एक हेल्थ अचीवमेंट नहीं बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का इंडिकेटर है, जो हमने आज ये समझा। सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, देखो कंक्लूड करोगे ना आंसर को तो ऐसे कंक्लूड करो। अब देखो यहां पर लिखा नहीं है ये सब चीजें, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई नो कि मेंस का आंसर कैसे लिखना है और कैसे लिखवाना है और कैसी प्रैक्टिस करवानी है। आप हमेशा देखते होगे कि कई बार काफी सारी चीजें इसमें लिखी नहीं होती, बट मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि आपके दिमाग में घुसे। आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ो अपने दिमाग में मेंस के आंसर को लिखने की ट्राई करो, कि कंक्लूजन आखिरी में होना ही चाहिए किसी भी टॉपिक के। आप देखना हमेशा कोई भी टॉपिक एंड होगा ना तो उसके बाद में आपको एक कंक्लूजन दूंगा उसका। वो आदत बन गई है, और ये आदत आपको भी डेवलप करनी है। मेंस क्वालिफाई करना है तो तभी काम बनेगा गुरु। तो यही अब देखो मैंने बता दिया आपको कि भाई मलेरिया खत्म होगा तो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। देखो कितना अच्छा टर्म दिया मैंने आपको, सामाजिक आर्थिक उन्नति होगी। ऐसा आंसर एंड भी करो तो ऐसा करो कि यार है क्या बात है भाई, तालियां बज जानी चाहिए। अब लिखो जाइए फटाफट। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बनता है कि ये रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 कौन रिलीज किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के लिए तालियां बजाई गई है। इंडिया एग्जिट कर चुका है डब्ल्यूएचओ की HBHI ग्रुप से 2024 में, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अब इंडिया हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट कंट्री नहीं है मलेरिया के मामले में। इंडिया का टारगेट लिख लो भैया, दो टारगेट्स है हमारे। एक 2030 तक इंडिया को मलेरिया फ्री स्टेटस देना है, और 2027 तक एक भी केस इंडिया के अंदर मलेरिया का नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस के समय पर ये लिखने की जरूरत नहीं कि इंडिया के अंदर 7.5 करोड़ मलेरिया केस थे, ये सो इतने लोगों की डेथ हुई। तो हमें ऑलरेडी रहो पता ही है, हमने एक अच्छा अचीवमेंट जो है वो किया है ओवर द टाइम। आपको तो लेटेस्ट चीज पता होनी चाहिए। मलेरिया, हाँ ये लिख लो आप भाई। मलेरिया जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है। किसके कारण होती है? परजीवियों के कारण होने वाली जानलेवा वेक्टर जनित बीमारी है, प्लास्मोडियम पैरासाइट जिसको बोलते हैं। प्लास्मोडियम परजीवी, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी वाले स्टूडेंट यहां से लिखेंगे। किससे ट्रांसमिट होती है? फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कौन सा मच्छर है ये? मादा एनोफिलीस मच्छर। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा देखने को मिलती है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा केसेस हैं। चाहो तो लिख सकते हो, वरना नहीं भी लिखना तो भी चलेगा। ये लिख लो भैया इसकी वैक्सीन के नाम। आने वाले समय के अधिकारी हो आप लोग, आपको ये सब पता होने चाहिए, दवाइयों के नाम, इंपॉर्टेंट दवाइयां, इंपॉर्टेंट वैक्सीन। HIV एड्स के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ, देखते हैं किसको पता है। ये बेसिक चीज है, HIV एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, है ना, DPT, ये सब चीजें पता होनी चाहिए भाई। अब मलेरिया बर्डन कहाँ सबसे ज्यादा? बर्डन मिजोरम त्रिपुरा में है, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक आइडिया लग ही गया कि हमने बर्डन जो है वो काफी कम जो है वो कर दिया। लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी के अंदर जीरो इंडिजीनियस केसेस है। ये एक आइडिया बस आपको होना चाहिए। बाकी हमारा टारगेट वगैरह हमने लिख दिया। ये लिख लो आप भाई, सरकार के इनिशिएटिव कौन से हैं, इसका नाम लिख लो। हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है मलेरिया एलिमिनेट करने के लिए। फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी है हमारा 2023 से 27 तक का। एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। और हमारी जो अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच है? टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग अप्रोच। ये चीज लिख लोगे आप इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग का जो है वो काम किया। भाई घर घर में जो है वो स्प्रे किए। लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स का इस्तेमाल हमने किया। ठीक है। टारगेट किया हमने इन्वेजिव स्पीसीज को, एनोफिलीस स्टेफेंसी को, कि अर्बन एरियाज पर मलेरिया ना फैले। आयुष्मान भारत हेल्थ पैकेजेस के तहत लोगों को राहत मिली मलेरिया का इलाज कराने में। और भी इनिशिएटिव है, इंटेंसिफाइड मलेरिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट 3, हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट पर जिसने फोकस किया। इसमें ब्रैकेट में लिख देना टारगेटेड हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बस इतना। बाकी और लिखने की जरूरत नहीं, बाकी पूरी चीज मैंने आपको अच्छे से जो है वो समझा दी है। होपफुली जो समझाया है वो मगज में बैठा होगा। मगज में आया क्या? और यार मैं आप लोग को जो पढ़ाता हूँ वो आपको अच्छे से अगर समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे थोड़ा लिख दिया करो यार। कभी कभी क्या, अब देखो मेरा काम वैसा नहीं है यार कि मतलब
कि जल्दबाजी में पूरी चीज जो है वो निपटा दी, करा दी, आगे बढ़ ली है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड जो है वो पढ़ लिया और आगे बढ़ दी है। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तब जाकर फिर मैं वो टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाता था। देखो ये प्राइवेट मेंबर बिल का बिल फिर से आ गया, कल भी पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, कल या परसों में। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि क्या होता है कि एक टाइमिंग है हमारा, 1 बजे जो है वो लेक्चर अपलोड होना चाहिए, बट क्या होता है कि कभी कभी कई बार लेक्चर थोड़े लेंदी हो जाते हैं, कई बार मुझे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा कई बार लेट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा लिख दिया करो यार कमेंट बॉक्स पे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए अलग से तो वो भी बताओ, वो भी करने के लिए रेडी है भाई। क्योंकि आप लोग जैसा बोलोगे उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। क्या होता है, लेट हो जाता है तो पैसे कट जाते हैं यार। और वैसे भी आपको पता ही है कि एजुकेशन में बहुत बुरी स्थिति जो है वो चल रही है। और बोनस तो दूर की बात है, कटौती हो जाती है तो और दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दिया करो जिससे कि हम लोग को प्रमोशन मिले, क्योंकि आप ही लोग शेयर करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में मुझे क्या आपको पढ़ाने की जरूरत है? नहीं, कल परसों ही तो पढ़ा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप खेलेंगे अपन। पहले तो देख लो, ये जो टॉपिक है इसमें प्राइवेट मेंबर बिल की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है। कल ही तो पढ़ाया था शायद मैंने। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये कम देखने को, पूरा टॉपिक रिपीट कर दिया ना इन लोगों ने। ये कल ही तो हमने 17 और 18 लोकसभा के प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में तो बात करी थी, नहीं करी थी क्या? कल के टॉपिक में ही था आई थिंक। रुको 1 मिनट। हाँ यार, कल का दूसरा ही तो टॉपिक था यार ये वाला। कल ही तो हमने डिस्कस किया है इसको, 6 तारीख को, 6 जनवरी 2025 को। अब कह रहे थे कि मैं इतने सारे टॉपिक्स दिन भर में पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद को कई बार याद नहीं रहता, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। तो कंफर्म है भाई, कल ही के लेक्चर में हमने पढ़ा। चलो आओ खेल लेते हैं। और एक स्टूडेंट का भी तो आज क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक उनको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये चीजें इसकी आप जानती हैं, इसके इंपॉर्टेंस, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। याद आ रहा है पूरा यार, इनने पूरा का पूरा रिपीट कर दिया आज भी ये टॉपिक। ठीक है, ये यही था पूरा का पूरा। इश्यूज वगैरह जो हमने जो है वो डिस्कस किए, बाकी और कुछ नया नहीं है इसमें। दैट्स इट गाइस। अब यार पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये टॉपिक दिमाग लगाने वाला है और सिर्फ ध्यान से सुनने वाला है। बहुत सीरियस इशू है गाइस, राइजिंग ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन इन इंडिया। आप सबको पता है कि जमीन के नीचे का पानी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि ये पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है और दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। CGWB जो है, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के शॉकिंग कुछ पॉइंट्स आए हैं। इसने एक बार फिर से इस मुद्दे पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले तो न्यूज में क्या है वो सुन लो। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 440 डिस्ट्रिक्ट में अब ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो गया है। इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो 2017 में सिर्फ 359 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित थे। ये जो प्रदूषण जो हो रहा है, पर्टिकुलरली नाइट्रेट, फ्लोराइड और यूरेनियम लेवल्स में शार्प इंक्रीज की वजह से हो रहा है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये तीन पल्यूटेंट के नाम आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्लोराइड, यूरेनियम और नाइट्रेट। लिख लो, चाहो तो अभी के अभी लिख लो। एक्सेसिव नाइट्रेट, दूसरा है फ्लोराइड और तीसरा है यूरेनियम। आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा पल्यूटेंट कौन सा है। तो तीन हम लोग को ये एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो सबसे ज्यादा पल्यूट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को। ये ना सिर्फ एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है बल्कि हेल्थ रिस्क भी बढ़ा रहे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। अब सुनो चीजें ध्यान से। आपने ये तीन चीज लिख ली कि किसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा है, अभी के अभी लिख लिया ना बस। इसमें ज्यादा कुछ और लिखना नहीं है, ध्यान सुनना है। 56% डिस्ट्रिक्ट में नाइट्रेट लेवल 45 mg पर लीटर के सेफ लिमिट से ज्यादा है। मैक्सिमम नाइट्रेट कंटामिनेशन राजस्थान में 49%, कर्नाटक में 48 और तमिलनाडु में 37% देखने को मिला है। मॉनसून के बाद यह प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
प्री मॉनसून के 30.77% के मुताबिक पोस्ट मॉनसून में 32.66% तक ये पहुंच चुका है। बहुत बुरी स्थिति है। फिर फ्लोराइड के ज्यादा लेवल राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक में है। यूरानियम कंटामिनेशन ज्यादातर राजस्थान और पंजाब में देखने को मिल रहा है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का रेट भी 60.4% पर स्टेबल है, लेकिन सेफ ब्लॉक की परसेंटेज 67.4% से बढ़कर 73% जो है वो हो गई है। अब सुनो, क्यों हो रहा है ये प्रदूषण। तो आपने ऑलरेडी जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट में पॉल्यूशन के टॉपिक्स को पढ़ा होगा, तो आपको पता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की। आप सभी लोग जानते हो भाई, क्या करोगे नोट्स बना के फालतू के, अननेसेसरली पेपर भरोगे, रिवाइज कर नहीं पाओगे, टेंशन अलग होगी, अरे बाप रे इतना मोटा रिवाइज करना है। सुनो मेरी बात, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, आपको पता है खेत में डलता है फर्टिलाइजर। तो ये जो सिंथेटिक नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर है ना, इसका ओवर यूज से नाइट्रेट लेवल बढ़ता है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर केमिकल्स जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर पे चले जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री वाले लोग अपने जितनी वेस्ट है उसको जमीन पर जो है वो फेंक देते हैं, और उससे जमीन से लीचिंग होकर ये पूरे वेस्ट जो है वो ग्राउंड वाटर में आकर मिल जाते हैं। अर्बन एरियाज में प्रॉपर सेप्टिक सिस्टम जो है वो नहीं है, उससे वेस्टेज होता है। ये स्थिति बहुत बुरी तरह से गड़बड़ होती जा रही है। हेल्थ रिस्क सबसे ज्यादा इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे ज्यादा रिस्क है एक्सेसिव नाइट्रेट लेवल पे। तो जहां पर आपने नाइट्रेट लिखा वहां पर एरो बना दो और ये लिख दो ब्लू बेबी सिंड्रोम। छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है एक्सेसिव नाइट्रेट के कारण। ये पता होना चाहिए आपको, आने वाले समय का अधिकारी बनना है तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो ना, सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो जो क्वेश्चंस भी पूछे आएंगे ना, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, चूज करना है कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यहां पर तो मैं बता दूंगा, बट अलग से जब सेल्फ स्टडी करते हो या कोचिंग वगैरह में पढ़ते हो तो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। कि कोचिंग वाले तो कई बार सब कुछ पढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं कि बड़े बड़े क्लेम्स जो है वो आते हैं कि हमारे यहां से देखो इतना आया उतना आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो भाई सब पढ़ा लोगे तो उतना ही तो आएगा। अच्छी बात है, कि कोई बुरी बात नहीं है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। बट क्या होता है, एक होता है सब कुछ पढ़ाना, एक होता है स्मार्ट स्टडी, जो आपको खुद करनी है। ये आपको कोई और बताएगा नहीं। ये सिर्फ गाइड किया जा सकता है कि बेटा इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो और इस तरीके से पढ़ो। तो आपको खुद, अब देखो यार, आप खुद जानते हो, कल को आप एक आईएएस ऑफिसर या एसडीएम ऑफिसर हो, है ना, आपकी डिस्ट्रिक्ट में ब्लू बेबी सिंड्रोम ज्यादा हो रहा है, तुरंत आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि चेक करवाओ नाइट्रेट लेवल तो नहीं आ रहा ग्राउंड वाटर में। ये डिमांड की जाती है ऑफिसर से कि कब चेक कराना है कब नहीं कराना। आपको नहीं चेक करना, आपको ऑर्डर्स देना है। आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करो जिस एग्जाम में आप ग्राउंड लेवल पर नहीं बैठोगे, आप प्लानिंग लेवल पर बैठोगे। आप एक एसपी भी होगे तो उस समय जो है वो आप खुद जाकर जो है वो पब्लिक को जो है वो रोकोगे नहीं। आप ऑर्डर दोगे कि जाइए रोकिए, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, कम ऑन। तो उसके लिए क्विक एक्शन लेने के लिए मुद्दे पता होने जरूरी है। इसलिए तो इतनी हाई लेवल की पोजीशन आपको मिलेगी, इतने नौकर चाकर। लोग सिर्फ सोचते हैं कि गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे, चलो तैयारी कर लेते हैं। ये गाड़ी नौकर चाकर उसी को मिलते हैं जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसको वो प्लानिंग करनी है। वो अगर अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करता रहेगा ना, तो प्लानिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा अपनी दूसरी चीजों को छोड़कर, डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर, सिर्फ उस चीज पर फोकस करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ज्यादा ज्ञान हो गया ना आज, आज थोड़ा ज्यादा हो गया। कभी कभी मन करता है कि भाई आपको बोला करूं मैं कुछ कुछ चीजें, जिससे कि आप कंटिन्यू रखो अपनी प्रिपरेशन। फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू, अब भाई खाना खराब हो जाएगा। अब ये सब, यही सब चीजें तो ग्राउंड वाटर से क्रॉप्स में जा रहे हैं केमिकल। लोग कैंसर, जो पान बीड़ी गुटखा नहीं खा रहा, नॉनवेज नहीं खा रहा, उसको कैंसर हो रहा है। सोचो क्यों। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखे बहुत सारे केसेस। ऐसे लोग जो प्योर वीगन है उनको कैंसर हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स में केमिकल्स है फर्टिलाइजर्स के कारण, कार्सिनोजेनिक हो गए। एनवायरमेंट खराब हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है ना। तो ये सब चीजें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लिख सकते हो कि भाई सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो आप लिख लो जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान है सरकार का इनिशिएटिव।
पानी को बचाने से रिलेटेड, अटल भूजल योजना, ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट से रिलेटेड, NAQIM, NAQUIM, नेशनल एक्यूफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज है। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह ये सब सरकार ने किया। पब्लिक कैंपेन भी लिख लो आप। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अवेयरनेस तो हुई हुई है, बट कैच द रेन, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, है ना। तो ये चीज है। तो देखो यार, ये जो बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन है ना, ये एक ऐसी समस्या है जिसे हमें सबको मिलकर काम करना होगा। ये ना सिर्फ हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा इशू है। आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा इशू है। ऐसे करके आपको आंसर को कंक्लूड करना है। तो देखो, नोट्स तो मैंने आपको साथ ही साथ लिखवा दिए हैं, तो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हर वीक एक ना एक टॉपिक तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आ ही जाता है। आप सभी को पता है कि 2030 तक कितनी गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमें जनरेट करनी है। फटाक से रेगुलर स्टूडेंट बता दो कमेंट बॉक्स पे लिखकर। सभी लोग आप इसके बारे में जानते ही हैं। तो सिर्फ ध्यान से सुनो, नोट्स वगैरह ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको याद हो जाएगा अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर लो, दो दो एक महीने, तो ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। देख लेना। और जिनको याद है भैया, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता दो जरा। चलो, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बड़े समझदार लोग हो। तो ये वो एनर्जी है जो नेचुरल रिसोर्सेज से आती है और बार बार रिप्लेनिश हो सकती है। जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, और ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट है। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये तो बहुत वाला टॉपिक हो गया यार, मतलब GS वाला टॉपिक हो गया ये। तो सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है। इसकी डेफिनेशन टाइप्स देख लो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल और वेव एनर्जी। तो आप जानते ही हैं, जियोथर्मल मतलब धरती के अंदर से हीट से एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये GS का टॉपिक है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बात करते हैं इंडिया की। नवंबर 2024 तक हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है। तो 158.55 गीगावाट, लिखना नहीं है। सोलार पावर 94.17 गीगावाट, विंड एनर्जी 47.95 गीगावाट, बायोमास 10.972 गीगावाट, हाइड्रो पावर 5.08 गीगावाट। देखो, इसमें आपसे जो है पूछा जाएगा, ये देख लो फिर ओशियन वाली, है ना, कि इसको अरेंज करो टॉप टू बॉटम में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सोलार जो है वो सबसे टॉप पे है, फिर विंड, फिर बायोमास, फिर हाइड्रो पावर, ऐसा। ठीक है, ऐसा बस थोड़ा ध्यान में रखो। चाहो तो नोट्स बना लो। सोलार पावर को सबसे वो कर दो, और फिर वो बड़ा वाला सिग्नल नहीं, साइन नहीं होता वो, क्या बोलते हैं, चिड़िया की चोंच खुली हुई है वाला साइन क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, उसका नाम मुझे पता नहीं है, मैं तो चिड़िया की चोंच ही बोलता हूँ, है ना, वो एरो वाला, आपको पता है। तो वैसा साइन बना लो कि सोलार सबसे बड़ा, फिर उसके बाद फिर विंड, फिर बायोमास, फिर हाइड्रो पावर। ये अपने आप में कैपेसिटी चल रही है। ठीक है, तो ये आंकड़े बताते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी काम करना बाकी है। सोलार एनर्जी के पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो 748 गीगावाट पोटेंशियल है, लिखना नहीं है। आपको पता है सोलार एनर्जी सबसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात जैसी स्टेट्स हैं, स्टेट्स में ही मौजूद है, और वही स्टेट्स लीड भी कर रही हैं। विंड एनर्जी तमिलनाडु और गुजरात। अगर जिनको नहीं पता वो लिख लो, जिनको ऑलरेडी पता है, जिन्होंने ऑलरेडी पहले नोट्स बना रखे हैं, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं, उनके लिए एक रिवीजन है। जिनको नहीं पता लिख लेना। सोलार एनर्जी का सबसे हाई पोटेंशियल दिख रहा है गुजरात और राजस्थान में। विंड एनर्जी का 300 गीगावाट से ज्यादा। ये गीगावाट कितना कितना क्या है वो नहीं लिखना, विंड एनर्जी सिर्फ आगे तमिलनाडु गुजरात लिख दो। हाइड्रो पावर में नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा काम कर रही है। जियो थर्मल और ओशियन एनर्जी में अभी इन पर फोकस कम है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बस इनके नाम लिख लो। जियो थर्मल में लद्दाख लिख लो, हिमाचल प्रदेश लिख लो, है ना, झारखंड लिख लो जियो थर्मल में, और नॉर्थ ईस्ट लिख लो हाइड्रो पावर में, है ना, और छोटा एरिया हिमालय का, बस हाइड्रो पावर में नॉर्थ ईस्ट लिख लो, जियो थर्मल में इन सब स्टेट के नाम लिख लो। विंड के मामले में ये तमिलनाडु गुजरात हुई, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक, ये पूरे भी लिख सकते हो। सोलार में राजस्थान गुजरात तो है ही है, तमिलनाडु भी है, वो भी डेवलप कर रही है। ठीक है, सिर्फ इतना लिख लो इनकी में कौन से स्टेट्स किस तरीके से लीड कर रहे हैं। अब चैलेंजेस सबसे बड़ी क्या है भाई, आप सभी लोग जानते हो भाई, कि जमीन की कमी है, किसानों और लोकल रेसिडेंट्स का विरोध हो जाता है कई बार,
ग्रिड से जोड़ने में दिक्कत हो रही है, पॉलिसीज प्रॉपर नहीं बनाई जा रही है, ऑफशोर विंड के लिए हाई कॉस्ट और टेक्नोलॉजी की जरूरत हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चैलेंज लिखना नहीं है, आप बहुत बेसिक है, ये आपको याद हो जाएंगे। अब सरकार की इनिशिएटिव, तो सरकार बहुत अलग अलग तरीके से काम कर रही है। सरकार बोल रही है कि भाई जिस जमीन पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं चल रहा, उस जमीन का उपयोग कर लो, है ना। सरकार फंडिंग जुटाने पर भी काम करती है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाने पर काम कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है ना। अप्रूवल प्रोसेस को आसान बना रही है कि जिससे कि कोई भी मतलब पेपरवारी के कारण जो है वो चीजें डिले ना हो, है ना। और टैक्स को भी इजी कर रही है। तो ये सब चीजें सरकार के काम है जो सरकार कर रही है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें और क्या करने की आवश्यकता है, देखो यार, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज लाई जाए, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम पर हम काम करें, कंसिस्टेंट नेशनल पॉलिसीज पर जो है फोकस जो है वो किया जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर, है ना। पायलट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए कि जिससे कि हमें पता लगे कि किस डायरेक्शन में हम इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, लोकल कम्युनिटीज को हम इन्वॉल्व करें। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। और रिन्यूएबल एनर्जी गाइस आप जानते हैं कि ना सिर्फ भारत के विकास का एक बेस है, बल्कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने का भी सबसे बड़ा हथियार है। रेन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट चेंज से लड़ने का हथियार, वेपन टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्या मजा आ जाएगा लास्ट में लिखोगे ये लाइन तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये एग्जामिनेशन के लिए आपके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब भैया देखो, ये टॉपिक के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस टॉपिक को पढ़ो। मलेरिया के बारे में पढ़ा चुका हूं, इस टॉपिक को पढ़ो, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को ट्राई करो इस टॉपिक का आंसर देने की। इसका डिटेल सोल्यूशन यहां पर लिखा हुआ है, बाद में देख लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी नहीं बताऊंगा, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, कई बार पढ़ा चुका हूं। इससे अलग से एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इनका वेटेज तो आपको बताइए यार 40%। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उनके नाम लिखकर बता दो, 8 हो गए। और अकॉर्डिंग टू वेटेज अगर बता दो आप कि सबसे बड़ी है, उसके बाद फिर उसके बाद इसके बाद, तो मजा आ जाएगा मुझे। चलो, बस आज के लिए इतना ही था गाइस। मलेरिया से रिलेटेड देखो एक मेंस का क्वेश्चन भी है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो ट्राई करना है 120 वर्ड में इस क्वेश्चन का जो है आंसर लिखने की। और लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक का बटन जरूर हिट करो, शेयर जरूर कर दो भाई, और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा किया करो। चलिए मिलेंगे हम कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।